वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS और उनके आसपास घूमने वाले इंड AS 116 अकाउंटिंग रूल्स। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कितना क्रूशल मुद्दा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आज के रिन्यूएबल एनर्जी पावर अरेंजमेंट्स के डायनामिक लैंडस्केप पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। हमारे पास ग्रॉस पूल और नेट पूल अरेंजमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म PPAs हैं और IX या PTC जैसे शॉर्ट टर्म एक्सचेंजेस भी हैं। और इन्हीं सब के बीच आता है हमारा आज का स्टार, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे: अकाउंटिंग फॉर बैटरी अरेंजमेंट्स, द फैक्ट पैटर्न सिनेरियो, द राइट टू कंट्रोल, अप्लाइंग इंड AS 116 और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अकाउंटिंग फॉर बैटरी अरेंजमेंट्स। यहां सबसे बेसिक और बड़ा सवाल यह है कि एक नॉर्मल बैटरी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आखिर किस पॉइंट पर एक लीज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पूरा जवाब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिका है और वो है राइट टू कंट्रोल। अगर आपके पास एसेट को कंट्रोल करने का अधिकार आ गया तो प्रैक्टिकली वो एक लीज है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द फैक्ट पैटर्न सिनेरियो। इस अकाउंटिंग पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेसिफिक फैक्ट पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है चाहे वो बैटरी यूज करे या ना करे। स्टेप 2, बैटरी का ओनर उसकी कस्टडी रखता है और उसको खुद ऑपरेट करता है। और स्टेप 3, जो कि सबसे क्रिटिकल है, ये बैटरी बिल्कुल स्पेसिफिक है और इसे किसी दूसरी बैटरी से स्वैप या सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ये एक डिटेल आगे चलकर गेम चेंजर साबित होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल राइट्स देता है, जैसे कि वर्किंग आवर्स क्या होंगे, बैटरी को एग्जैक्टली कब चार्ज करना है और कब डिस्चार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी किसको सप्लाई की जाएगी, और तो और जरूरत पड़ने पर बैटरी की लोकेशन चेंज करने की पूरी पावर भी जनरेटर के पास ही है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द राइट टू कंट्रोल। अब आते हैं रियल रूल्स पर। इंड AS 116 का पैराग्राफ 9 यहाँ बिल्कुल सेंटर स्टेज लेता है। इसका रूल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक तय समय के लिए एक फिक्स अमाउंट के बदले किसी आइडेंटिफाइड एसेट को कंट्रोल करने का राइट देता है तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर एक लीज माना जाएगा। लेकिन कंट्रोल को प्रूव करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जनरेटर को एक बहुत स्ट्रिक्ट 2-पार्ट टेस्ट पास करना होता है। पहली शर्त, एसेट के यूज से आने वाले ऑलमोस्ट सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। और दूसरी शर्त, उस एसेट के उपयोग को डायरेक्ट यानी उसको निर्देशित करने का राइट आपके पास होना चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, अप्लाइंग इंड AS 116। अब अपने फैक्ट पैटर्न को रूल्स के इस कसौटी पर टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सच में इस बैटरी से सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर रहा है? आखिर इस स्टोरेज कैपेबिलिटी का एक्चुअल इनाम किसको मिल रहा है? हमें ये समझना होगा कि 100% इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए कस्टमर के पास उस बैटरी की फुल स्टोरेज कैपेसिटी का कंप्लीटली एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए, यानी प्राइमरी आउटपुट पर मोनोपोली होना बेहद जरूरी है। तो हमारे सिनेरियो में इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जनरेटर पहला टेस्ट पूरी शान से पास कर लेता है, क्योंकि इस पूरे अरेंजमेंट में बैटरी की एंटायर कैपेसिटी को यूज करने और चार्जिंग डिस्चार्जिंग को अपनी मर्जी से डायरेक्ट करने का पूरा राइट उसी जनरेटर के पास है। अब आते हैं दूसरे और थोड़े से ट्रिकी टेस्ट पर, क्या जनरेटर के पास इस बैटरी के यूज को डायरेक्ट करने का राइट है? बेसिकली हमें यह देखना है कि प्रैक्टिकली ड्राइविंग सीट पर आखिर कौन बैठा है। यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि बैटरी ओनर उस एसेट को ऑपरेट और मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो इसके यूज को डायरेक्ट कर रहा है। एक सिंपल ऑपरेटर होने और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर रखने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हमारे केस में सारे मेजर डिसीजंस तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ही ले रहा है। वर्किंग आवर्स, लोकेशन, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और सप्लाई टारगेट्स सब कुछ जनरेटर ही डिसाइड करता है। ओनर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस राइट्स यहां जनरेटर की इस क्लियर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को किसी भी हाल में ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा दूसरा टेस्ट भी सक्सेसफुल। और अब टाइम है आखिरी सेक्शन का, द फाइनल वर्डिक्ट। हमने फैक्ट्स को टेस्ट कर लिया है और रिजल्ट 100% क्लियर है, क्योंकि यहां कंट्रोल के दोनों स्ट्रिक्ट टेस्ट सक्सेसफुली पास हो गए हैं। इस पावर अरेंजमेंट को इंड AS 116 के अंतर्गत ऑफिशियली एक लीज घोषित किया जाता है।
लेकिन जरा रुकिए, यहाँ थोड़ा केयरफुली सोचना होगा। याद है हमने नॉन सब्स्टिट्यूटेबल बैटरी की बात की थी। अगर बाय चांस बैटरी ओनर आपकी बैटरी को अपनी किसी बड़ी इन्वेंट्री से आसानी से सब्स्टिट्यूट कर पाता, तो ये पूरा अरेंजमेंट लीज की कैटेगरी से तुरंत फेल हो जाता। स्पेसिफाइड कैपेसिटी और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल बैटरी ही इस अरेंजमेंट को लीज बनाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन आसान है तो लीज का कोई सवाल ही नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी थॉट के साथ एंड करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत ही छोटी मामूली सी डिटेल आपके पूरे अकाउंटिंग रियलिटी को कंप्लीटली बदल सकती है? एब्सोल्युटली। इसलिए अपने फैक्ट पैटर्न्स को हमेशा थरली चेक करें, क्योंकि माइनर डिटेल्स आपकी अकाउंट बुक्स में मेजर इम्पैक्ट डालती हैं। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।